तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आ गया हूँ ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस के दूसरे दूसरे दिन के क्लास में। और आज का हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट 1833 का। जैसे कि कल पिछले क्लासेस में हम लोग ने चार्टर एक्ट 1813 तक बात कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में। क्या है चार्टर एक्ट 1833, चलिए जानते हैं। ठीक है, इसका अगर मान लीजिए इसका पहले वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसका पहले जाके आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो सेशंस जो स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग पूरा लाइन टू लाइन हर लाइन को टच करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए, हमें इसमें ये क्या है ना, एक हिसाब से बोला जाए तो ये हमारा फाउंडेशन है इसका, लक्ष्मीकांत का। क्योंकि अगर लाइन टू लाइन अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो हमसे छूट पाएगा। क्योंकि हर एक छोटी छोटी लाइन, हर लाइन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए हमें हर लाइन पे ध्यान देना है। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस जो होता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन जो वन डे एग्जाम में होता है, चाहे यूपीएससी में भी बहुत सा ऐसा फैक्ट जो होता है जो एक दो पॉइंट से कहीं लेके उसको एज ए क्वेश्चन वहाँ पे जनरेट कर दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के वजह 3 से। जो चार्टर एक्ट 1833 क्या है, दिस एक्ट इज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो एक्ट है ब्रिटिश इंडिया का, जो ब्रिटिश थे उनका एकदम फाइनल स्टेप था। फाइनल स्टेप क्या था? सेंट्रलाइजेशन का। यानी कि जो जितने सेंट्रलाइज हर ऑफिसर करते हैं, हर तरह से वो लोग सेंट्रल में पावर लेके चले गए थे। यानी कि वो जितना ऑल ओवर द कंट्रोल होगा हमारे देश का, वो सेंटर से किया जाएगा। इसका फीचर्स क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल को जो पहले थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उनको हटा के जैसे कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। जो जिनके पास पूरा सिविल और मिलिट्री पावर सारा उनके ही हाथ में दे दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी एंटायर द टेरिटरी। और जो गवर्नमेंट ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया थे, उनका पूरा जो पावर था वो पूरा सारे इंडिया का टोटल पावर उनके ही हाथ में दे दिया गया था। और जो सबसे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। इट डिप्राइव द गवर्नमेंट, 2 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, एंड द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वेर कॉल्ड द रेगुलेशंस, एंड while the made this एक्ट वेर कॉल्ड एक्ट्स। जैसे कि इसमें जो बॉम्बे और मद्रास में जो गवर्नर बनाया गया था, जो उनके पास लेजिस्लेटिव पावर था, उसको इसमें हटा दिया गया। और जो लेजिस्लेटिव पावर है, पूरा लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया गया। और जैसे कि पहले जो कानून बनाया जाता था, जो नियम बनता था, उसको रेगुलेशन बोला जाता था। लेकिन अब से जो कानून भी बन रही है वो एक्ट बन रहा है। ठीक है, डायरेक्टली एक्ट हो जा रही है। इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एंड इट्स प्रोवाइडेड द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वेर हेल्ड इन ट्रस्ट हिज मैजेस्टी है द सक्सेसर्स। और इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना कॉमर्शियल बॉडी थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कॉमर्शियल बॉडी लगभग मान लीजिए खत्म ही हो गया, पूरा अब ब्रिटिश के ही हाथ में आ गया। तो चार्टर एक्ट जो था वो अटेम्प्ट टू द इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, एंड stated that Indians should be not be debarred from any holding any place, office and employment under the company। इसमें 1830 चार्टर एक्ट में क्या लिखा गया, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया गया। यानी कि जितने लोग हैं सबके लिए ओपन कंपटीशन लाया गया, जिसमें सिविल सर्वेंट को सिलेक्शंस किया गया था। और उसमें ये लोग ये भी नियम मतलब किए थे कि कोई, वो भी बोलते थे कि कोई भी इंडियन आदमी भी नहीं छूटना चाहिए। यानी कि आप इंडियन लोगों को भी उसमें एग्जाम दिलवा सकते हैं, सब कोई भी इसमें वंचित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो था चार्टर एक्ट 1833 में था। इसमें क्या हुआ, इसमें डायरेक्टली अगर ओवरऑल बोला जाए, इसका एक समरी अगर बोलते हैं हम लोग कंक्लूजन में, तो इसमें क्या हुआ है कि जितना जो मेन पावर जो था, सारा गवर्नर, छोटे छोटे जितने पहले प्रोविंस में थे, स्टेट जैसे कि मद्रास में था, बॉम्बे में था, वो सारा को हटा के अब डायरेक्टली सेंट्रलाइज्ड पावर हो गया। यानी कि एक आदमी के हाथ में चला गया है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहला कौन बना था, वो हमारा लॉर्ड
लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये मान लीजिए हो सकता है कोई ये वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले टॉपिक पे, वो है हमारा चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 सबसे लास्ट ऐसा सीरीज है जो चार्टर एक्ट का, जो 1793 से 1853 तक हुआ था। इसमें क्या हुआ था, these features of the it separated for the first time the legislative and exclusive function executive function of the governor general council, and it provided for the additional 6-member called legislative councillor of the council। और इसमें क्या हुआ, सबसे पहली बार जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे जो गवर्नर के अंदर थे, दोनों को अलग अलग इसमें कर दिया गया। सबसे जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या है, लेजिस्लेटिव जो होंगे वो कानून बनाएंगे और एग्जीक्यूटिव होंगे जो कानून को पालना करवाएंगे, यानी कानून को लागू करवाएंगे। ठीक है, ये है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में अंतर। इसमें क्या हुआ कि पहली बार दोनों को फंक्शंस जो था पहले इकट्ठे होता था, लेकिन अब अलग कर दिया गया। इसमें क्या हुआ कि 6 मेंबर को बनाया गया जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर को काउंसिल करेंगे, और in the other word it established the separate governor general of legislative council which come to be known as the Indian legislative council। अगर एक आसान भाषा में बोला जाएगा तो गवर्नर जनरल का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जो आगे चल के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से बोला गया। एंड दिस लेजिस्लेटिव विंग्स ऑफ काउंसिल फंक्शंस इन द मिनी पार्लियामेंट adopting the same procedure of the ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ये एक मिनी पार्लियामेंट के जैसे काम कर रहा था। जो काउंसिल था ना, वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी वो एक मिनी पार्लियामेंट के जैसे काम कर रहा था, जैसे कि सेम टू सेम जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है, जैसे कि कानून बनाना या फिर कोई भी नियम, जैसे कि आज भी हम लोग का जो पार्लियामेंट है जो काम होता है, वही पार्लियामेंट में भी उस समय वहाँ पे काम वो लोग कर दिए थे। 2 नंबर में क्या लिखा है, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशंस ऑफ द सिलेक्शंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड द कन्वेनेंट ऑफ द civil servants was those through open the Indian also, and according to the Macaulay committee, the committee on the Indian civil service was appointed in 1854। और इसमें वही जो मैं 1833 में जो बताया गया था लास्ट वाला पॉइंट, वही पॉइंट इसमें 2 नंबर में बताया गया है कि इसमें डायरेक्टली ओपन कॉम्पिटिशन्स मार्केट निकाला गया, ओपन कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट निकाला गया, यानी कि डायरेक्टली निकाला गया वैकेंसीज, जॉब का रिक्वायरमेंट का, जितने जॉब्स थे सिविल सर्वेंट के, उसमें डायरेक्टली बोला गया। और इसमें इंडियन लोगों को भी चांस दिया गया कि भाई आप लोग भी करिए, ठीक है, आप लोग भी ज्वाइन करिए, पास करिए। एंड इट एक्सटेंड द कंपनी रूल एंड अलाउड टू रिटेन द पोजीशंस ऑफ द इंडियन टेरिटरी ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पीरियड अनलाइक द प्रोविजनल चार्ट। दिस वाज द क्लियर इंडिकेशंस ऑफ द कंपनी रूल डेट बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम at any time the parliament liked। और इसमें क्या हुआ कि कंपनी जो इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउड to retain the positions of the Indian territory on the trust for the British crown। और इसमें जो कंपनी रूल जो थी, कंपनी रूल को इसमें ये लोग बढ़ा दिए, और मतलब एक हिसाब से डायरेक्ट अगर बोला जाए तो कि मतलब इसमें क्या किए ना वो लोग, कोई अब इस तरह का माहौल बना दिए थे कि जो कंपनी का रूल था जैसे धीरे धीरे अब उनको टार रहे थे, और इस टाइप का कर दिए थे कि डायरेक्टली अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे जब चाहे तब इस टाइप का कर दी थी कि कंपनी को पूरा हटा सकती थी, यानी कि लगभग मान लीजिए कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पूरा खत्म कर देगी। और इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और पहली बार इसमें इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, जिसमें 6 मेंबर थे जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे, और 4 मेंबर लोकल प्रोविंशियल में गवर्नर ऑफ मद्रास, बंगाल और आगरा में। एक इंडियन सेंट्रल में काउंसिल बनाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, और उसमें 4 मेंबर भी बनाए गए जो प्रोविंस में थे, यानी कि जो स्टेट लेवल में जो थे उसमें, जैसे कि मद्रास में, बॉम्बे में और बंगाल में। ये हमारा 18 चार्टर एक्ट 1853 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा क्राउन रूल। अब क्राउन रूल यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्राउन यहाँ से यानी कि मेन अब अंग्रेज़ों का यहाँ से रूल चालू हो जाएगा, यानी कि जो मैडम बैठी थी वहाँ पे अंग्रेज एलिजाबेथ, वहाँ से इनका उस तरह से यहाँ से इन लोग का स्टार्ट धीरे धीरे करेंगे ये लोग। चलते हैं अब इसका देखते हैं क्या आखिर लिखा गया। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858
The significant act was enacted in wake of Revolt 1857, also known as the for the First War of Independence or the Sepoy Mutiny. This act was known as the Act of for the Good Government of India, abolished the East India Company and transferred the power government of territory and revenue to the British rule. और जो 1858 जो था इसमें क्या हुआ एज अ सेपॉय म्यूटिनी किया गया सिग्निफिकेंट इनेक्टेड इन द वेक ऑफ 18 रिवॉल्ट 1857 and also known as the first war of the independence and the Sepoy mutiny, and this act was the act of good government of India and applies the इसमें ये क्या हो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 कब बनाया गया जब 1857 में जो संग्राम हुआ था 1857 के संग्राम में सेपोई विद्रोह जब हुआ था सेपोई म्यूटिनी जब हुआ था तो उसके बाद हमारे इंडिया को एक संभालने के लिए क्योंकि वो लोग अब वहाँ से डर गए थे कि ये लोग कभी भी इंडियन जो थे खतरनाक बन सकते हैं क्योंकि 1857 में जो युद्ध हुआ था ना लगभग हम मान लीजिए जीत ही गए थे लेकिन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक के कारण हमारा उसमें नहीं हम पाया लगभग मान लीजिए उसमें जीत ही गए लेकिन उसी के बाद जो लोग एकदम चौकन्ना हो गए जिसके बाद क्या किए वो लोग इंडिया के एक अच्छा सरकार देखने के लिए यानी कि एक इंडिया के गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया का एक अच्छा सरकार करने के लिए वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ख़त्म कर दिए और जितना पावर था वो सारा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया अब जितना पावर था वो सारा ब्रिटिश कर रहेंगे अब यहाँ से कंपनी पूरी ख़त्म जो कंपनी थी वहाँ से पूरा ख़त्म कर दिया क्योंकि कंपनी फेल हो गई क्योंकि 1857 में लगभग इंडिया का ही जीत हुआ था इसीलिए उसमें कंपनी का फेलियर माना गया जिसके वजह से वो लोग अच्छा सरकार को लेने के लिए वो लोग डायरेक्टली कंपनी को हटा दिए और जितना पावर था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया 1858 का फीचर्स क्या था कि इट इज प्रोवाइडेड दैट इंडियन henceforth was governed by and the name of Her Majesty, and it is changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India, and he Viceroy the direct representations of British Crown in India. Lord Canning thus become the first Viceroy of India. जैसे कि इस पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के अब वाइसरॉय बना दिया गया वाइसरॉय बना दिया गया जो पूरा ब्रिटिश क्राउन को पूरा लेके चलेंगे जो लॉर्ड कैनिंग थे वो इंडिया के सबसे पहले वाइसरॉय बनाया गया जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके पहले बने थे 1830 1853 में अब 1858 से क्या होगा कि एक वाइसरॉय डायरेक्टली बना दिया गया जो डायरेक्टली उसको संभाल के रखेंगे पूरा It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of director. जो डबल गवर्नमेंट थी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर डायरेक्टर था उसको यहाँ से पूरा खत्म कर दिया गया इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड vested द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस. The Secretary of State was member of the British Cabinet as the responsible ultimate to the British Parliament. इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अब इसमें नया ऑफिस सारा और नया ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक सेक्रेटरी बनाया गया जो वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक सेक्रेटरी बनाया गया जो पूरे हमारे इंडियन के जितने बड़े मेन ऑफिस थे जितने सारे मेन हेड जो ऑफिस था उस सारा को संभाल के रखेगा और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वाज ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट ब्रिटिश पार्लियामेंट जो सेक्रेटरी बनाया गया वो डायरेक्टली एक मेंबर रहेंगे हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो जितने उसमें होगा सारा रिस्पॉन्सिबल वही रहेंगे जो भी कार्य होगा सबको पूरा पावर मतलब सेक्रेटरी को ही दे दिया गया था कि आप सेक्रेटरी स्टेट के सेक्रेटरी हैं आपको पूरा स्टेट को संभालना है और कोई भी दिक्कत परेशानी जो भी हो तो मतलब डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके वो सॉल्व कर सकते हैं इट वॉज स्टेबलाइज्ड द 15 मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया 15 मेंबर को ऐसे बनाया गया काउंसिल में से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को मदद करेंगे द काउंसिल वन एडवाइजरी बॉडी एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एक बोर्ड एक मान लीजिए एक ऑफिस बनाया जो ऑफिस बनाया गया था उसमें मेन सेक्रेटरी को हेड बनाया गया और 15 मेंबर जो थे उनको मदद करने के लिए बनाया गया जो चेयरमैन थे वो सेक्रेटरी थे बाकी लोग उनके मदद करने वाले थे इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन द काउंसिल फॉर ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैपेबल ऑफ suing and sued in India in England. The Act 1858 was the Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement and administrative machinery by which the Indian government was supervised and controlled within England. It did not alter in the substantial system of the government prevailed in India. इसका कोई खास जरूरत नहीं है
अब देखिए, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द नेसेसिटी ऑफ द सीकिंग the cooperations of the Indians in the administrations of their country. In the pursuance of the Policy Association, three acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892, and 1909. The Indian Council of 1861 is an Indian important landmark and constitutional political history of India. 1857 का जब युद्ध हुआ उसके बाद इन लोग लगा ना कि जो इंडियन होते हैं उनको भी हमारे अंदर में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए इनको पूरा अगर हम लोग अलग करके रखेंगे तो ये लोग ऐसे ही विद्रोह करके आगे चल के हमको मतलब भगा भी सकते हैं। इसीलिए वो लोग क्या किए कि इंडियन को भी रखना स्टार्ट किए और इन परसिवेंस ऑफ दिस थ्री एक्ट वर इनेक्टेड। और इसी को देखते हुए वो लोग तीन एक्ट को पास किए, एक 1861 में, 1892 में और 1909 में। और द काउंसिल द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो 1861 था इसको एक लैंडमार्क बोला गया और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या आखिर बोला गया, तो इसके फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे ना तब पता चला गया कि फिर क्या इसमें हुआ था जो एक लैंडमार्क डिसीजंस के नाम से बोला जाता है। It made a beginning of the representative institutions by associating with Indians in law-making process. It thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as a non-official member of his expanded council. And in the 1862, Lord Canning, then the Viceroy, nominated three Indians to Legislative Council: the Raja of Banaras and the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. इसमें सबसे मेड बिगिनिंग द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ एसोसिएट इंडियन। इसमें क्या किया कि जितने कानून बनाया जा रहा था, अब इसमें कानून बनाया जा रहा था और कानून बनाने में अब यहाँ पे इंडियन लोगों को भी अंदर लिया जा रहा था। यानी कि अगर मान लीजिए कोई कानून बना रहे हैं वो लोग, तो इंडियन लोगों को भी वहाँ होना जरूरी है। इसीलिए वो लोग अब इंडियंस को भी लेना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें क्या हुआ, जो वाइसरॉय जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, वो तीन हमारे राजा को बुलाए थे, एक राजा ऑफ बनारस के और एक पटियाला के राजा को और सर दिनकर राव को भी बुलाए गए थे। तीन राजाओं को वो लोग ने बुलाया था। दूसरा में क्या हुआ, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय स्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज बाय रीस्टोरिंग द। अब दोबारा से वो लोग क्या करने लगे, जो पहले इकट्ठे कर दिए थे पावर उसको दोबारा से अब डिसेंट्रलाइजेशन करने लगे। यानी कि सेंटर में पावर अलग होगा और स्टेट में एक पावर अलग होगा। दोबारा से बॉम्बे और लेजिस्लेटिव और मद्रास प्रेसिडेंसी को दोबारा से वो लोग खोल दिए और बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव भी वहाँ पे मतलब उनका एक अलग पावर हो गया। इट दस जैसे कि आज का हम लोग का है ना, उस टाइप के वो लोग कर दिए। It does reverse the centralizing tendency that started the Regulating Act 1773 and reached the climax under the Charter Act 1833. This policy of legislative devolutions resulted the granted almost the internal autonomy of 1857 province. It's also provided for the establishment of new legislative councils for the Bengal, Northwestern Province, Punjab, and which were established in 1862, 1886, 1897. और ये तीनों जैसे 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 दिया गया है कि नया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने लगा। बंगाल में 1862 में बन गया, उसके बाद पंजाब में बन गया 1800 वेस्टर्न प्रोविंस में बन गया 1886 में, और पंजाब में 1897 में बन गया। इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल एंड इट गेव द रिकॉग्नाइजेशन द पोर्टफोलियो सिस्टम introduced by the Lord Canning in 1859. Under this, a member of Viceroy made in charge of one and more department of government and authorized the issue of final order on the behalf of the council matter of this department. और इसमें क्या हुआ कि वाइसरॉय एक ऐसा रूल बनाया, मान लीजिए कि कर जितने लेन देन का होता था कि जितने मान लीजिए काम होगा हर स्टेट में सारा काम किया जाएगा और जो फाइनल डिसीजन होगा में फाइनल ऑर्डर होगा वो इनके पास आएगा। उसके बाद सारा डिपार्टमेंट को उस हिसाब से डिपार्टमेंट बना के वो डिपार्टमेंट पास करेगी, उसके बाद फाइनली ये देख के उसको पास कर देंगे। It empowered the Viceroy to issue the ordinance without the concurrence of the Legislative Council. Without the concurrence of the Legislative Council during the emergency, the life of such 6 months. और it empowered the Viceroy to issue an ordinance without the concurrence of the legislature. और इसमें एक पावर और था कि Viceroy को चाहे तो कोई ऐसा कोई नियम मतलब बना सकते, ऐसा कोई
ऑर्डिनेंस दे सकते थे, कोई कानून बनाने के लिए भेज सकते थे, जिससे विदाउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव का, जिसमें लेजिस्लेटिव का काउंसिल का कोई उसमें दखलंदाजी नहीं होगा इमरजेंसी के समय। और द लाइफ ऑफ द सच ऑर्डिनेंस ऑफ 6 मंथ, और जो ऑर्डिनेंस जो नियम कानून बनाएंगे उसका जो 6 महीना का भी खाली रहेगा उसका ये एक्सपायरी। उसके बाद हमारा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। The features of the Indian Council Act were it increased the number of the additional member of the central and province legislative council but the maintained the official majority in them। और इसमें क्या हुआ कि ये जो मेंबर जो काउंसिल जो सेंट्रल में ऑफिस था वो ऑफिस को यहाँ पे बढ़ा दिया गया कि जितना लेजिस्लेटिव काउंसिल है धीरे धीरे अब वो बढ़ाने लगा और ऑफिसर्स भी रखने लगा जो कि मेजोरिटी जिसमें संभाल के रखेंगे। It increased the function of the legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing the questions to the executive। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाया गया था उसका अब पावर ये बढ़ा दिए। इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कोई भी अगर स्टेट मान लीजिए है तो स्टेट अपना चाहे तो बजट खुद का बनाए और डायरेक्टली अपना क्वेश्चंस जो भी हो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली बोल दे, यानी कि कोई मान लीजिए कोई कानून वगैरह अगर बनता है चाहे जो भी होता है इसमें वो लोग डायरेक्टली इसमें बात कर सकते हैं। It provided the nominations of some non-official member of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendations of the Provincial Legislative Council of the Bengal Chamber, and that of the Provincial Legislative Council by the Governor of the recommendations of the District Board and Municipalities and University Trade Association of Jamindar and Chambers। और इसमें से पावर दे दिया गया नॉमिनेशंस करने के लिए कि किसी को चाहे तो वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। ये किसके परमिशन से? इनका मतलब इनके परमिशन से, इनके वाइसरॉय के रिकमेंडेशन से कोई भी प्रोविंस कोई भी स्टेट से जैसे कि चाहे तो वो लोग कोई आदमी को लेके वो लोग वैसे बना सकते हैं। बहुत सारा बॉडीज़ बना दिया गया जैसे कि जमींदारी उमंदारी का सिस्टम जो था म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह का सारा इसमें वो लोग ला दिए। दिस एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द use of elections in filling some of the non-official seat of the central and provisional legislative council and the word of the elections however not used in this act। The process of the described nominations made by the recommendations of the certain bodies। इसमें सबसे पहला बार चुन के लोगों को लाया गया जिसको एज ए इलेक्शंस नहीं बोला गया। ठीक है, तो आज के लिए हमारा क्लास का इतना ही है। अब अगले दिन हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पढ़ेंगे। ठीक है, 1909 का पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उतना आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है ना उतना मज़ेदार है नहीं। इसी हिसाब से जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद हमें फंडामेंटल राइट पढ़ने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने को मिलेगा। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट आता है क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, अगर एक घर भी बनता है ना, जब घर का भी अगर नींव जो बनती है ना, नींव देखिए उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब नींव एक बार बन जाए उसके बाद जब घर का जब दीवार होने लगने लगता है तब घर का शो दिखता है। ठीक उसी प्रकार अभी हम लोग ये शुरुआती पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा बोर्डम आएगा, लेकिन आप लोग क्या करिए इसको अच्छे से ध्यान देके बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए। 2-4 बार देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मान लीजिए दोबारा से इसको अपने बुक आप खुद बुक लेके बैठा करिएगा तो आप अच्छे से इसमें देख के पढ़िए। ठीक है, बाकी जैसा भी हो मान लीजिए जो भी होता है वैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, वो है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ओके, थैंक यू।